करत करत अभियास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त नसान। स्वागत है आपका मैथ बेंच पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, मैथ बेंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक, कितनी भी बार यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग एक शॉर्ट के थ्रू एक 30 मिनट के वीडियो के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हर चैप्टर का डिटेल्ड रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट रिव्यू, जहां पे आपको इस सेशन को देखने के बाद उस चैप्टर से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर या अनक्लियर या डाउटफुल नहीं रहेगा। सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से अपने सवालों को अप्रोच कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसके लिए सेशन के स्टार्टिंग में बोली गई जो मेरी एक वो दोहा था वो बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि भैया सर ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आ रही। तो भैया समझने का तो ऐसा है कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जब रस्सी से पत्थर कट सकता है, पत्थर पे निशान बन सकते हैं, तो फिर हमें तो सिर्फ चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल कॉन्सेप्ट रिव्यू। अच्छे से हर एक चीज को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आज के बाद इस चैप्टर में हमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट ना रहे। कम से कम हमें ये तो पता हो कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। भले ही करते करते हम कहीं थोड़ा सा 19-20 में गलती करते हैं ना, वो भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। चलो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही पुरानी एक विद्या है जो कि हमारे एशियंट जो टेक्स्ट हैं उसमें भी देखने को मिलती है, जिसका उपयोग इनफैक्ट दुनिया की हर एक चीज़ जो बनती है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये जो भैया बना हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है, अगर आपने बॉलीवुड की पिक्चरें देखी हैं तो फिर वहां से आपको एक संदर्भ ये भी मिलता है कि नहीं, ये तो हिंदी वर्ड संस्कृत वर्ड से ही बना है, त्रिकोणमिति से, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो अक्षय कुमार जी ने कहा था। परंतु वो अब शोध का विषय है कि कहां से आया ये, वो हम बाद में चेक करेंगे। पर जो मेजर यहां से हमें सीखना है वो ये कि आप यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल के या 3 साइड्स वाले किसी एक पर्टिकुलर फिगर की मेजरमेंट की बात करते हैं, उसके साथ खेलने की बात करते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक हो जाता है कि यहां पे हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया है ट्रिग्नोमेट्री का, वो यहां पे इंग्लिश में लिखा है, फिर मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा। इट सेज दैट कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। या पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसके 2 एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के अलावा के जो एंगल्स हैं उनका और साइड्स के बीच का जो रेशियो बनता है, जो रिश्तेदारी बनती है, उसे आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये तो हो गया भैया टेक्स्ट बुक वाला पार्ट। अब समझो यहां पे कि एक आम आदमी के लिए ये समझने वाली बात कैसे है। सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन आना चाहिए वो कि राइट एंगल ही क्यों एक्यूट एंगल नहीं, क्यों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, क्यों एक क्या कहते हैं उसको स्केलाइन ट्रायंगल नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक एंगल को फिक्स कर देंगे, ठीक है, तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल से क्या किया, 3 में से एक एंगल को फिक्स कर दिया, तो अब बचे हुए बाकी दोनों एंगल में सीधी सीधी रिश्तेदारी बन जाती है। अगर हम तीनों एंगल को कर देंगे कि तीनों में से कोई भी फिक्स नहीं है, तो अगर आपने किसी को घटाया और दूसरे को बढ़ाने की चेष्टा की तो दोनों में से जो बचे हुए दोनों में से उनमें से कौन बढ़ेगा। मान लो ये एंगल ए बी सी है, ठीक है ना, तो अब अगर आपने मान लीजिए पहले ए था 70 डिग्री, अब आप ए को कम करके कर रहे हैं 55 डिग्री, ठीक है, तो आपने 15 डिग्री माइनस किया। अब ये 15 डिग्री 50 तरीकों से इन दोनों के बीच में बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको हम अज्यूम कर पाना या प्रिडिक्ट कर पाना असंभव हो जाएगा। वहीं अगर मैं ये फिक्स कर दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैंने ये फिक्स कर दिया कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको मैं रैट लिख रहा हूं शॉर्ट में, तो आपने एक एंगल फिक्स कर दिया यहां पे, जैसे कि लिखा हुआ है एंगल बी 90 डिग्री। अब एंगल ए और सी के बीच में सीधा सीधा समन्वय है। अगर एंगल ए 70 था और उसको मैं कम करके 55 कर रहा हूं, तो जो बढ़त होगी, ये जो कमी आई है, वो किसके पास जाएगी, सीधे सीधे सी के पास जाएगी। क्या आपको ये समझ में आया?
तो ये जो बढ़ने घटने का सिस्टम बनता है इसे आप कहते हैं, इसकी वजह से हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इतना तो प्रेडिक्ट हो पा रहा है, अन्यथा तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां समझो, एक मैं आपको 2-3 ट्रायंगल बना के बता रहा हूं। एक ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, जिसमें मेरा इस एंगल पे ध्यान देना, ये एंगल कम है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक है, इसी को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये इतना हो गया। ठीक है, और यहां पे समझने वाली बात क्या है, जब एंगल कम है, लेस है, तो सामने वाली साइड छोटी है। ठीक है, और जब एंगल मोर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाली साइड बिग हो जाएगी। ये समझे आप? तो मतलब जब एंगल में चेंज हुआ तो साइड की लंबाई में भी चेंज होगा ही होगा। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ऐसे ही ये वाला एंगल जब ज्यादा था तो इसके सामने वाली साइड मोर थी, जब ये एंगल कम हो गया तो इसके सामने वाली साइड छोटी हो गई, लेस हो गई। तो मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमें साइड्स और एंगल के बीच सीधी सीधी रिश्तेदारी देखने को मिलती है। हाइपोटेन्यूज हमारा 90 डिग्री के सामने तो वो मोटा माटी फिक्स रहता है, तो मेन जो 19-20 होता है वो किस में होता है? दोनों साइड्स में होता है। इसीलिए यहां पे हम एंगल्स और साइड्स का रेशियो पढ़ते हैं, एंगल्स और साइड्स का रेशियो पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या ये आपको बेसिक समझ में आया? बिल्कुल सर। क्या आपको ये बेसिक समझ में आया? हाँ जी सर। अब क्योंकि आप ट्राइंगल के एंगल का साइड्स का रेशियो चेक कर रहे हैं, तो भैया रेशियो तो ऐसा है कि बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? कि सर आप इस वाली साइड का इस वाली साइड से चेक कर रहे हैं, एक ये तरीका। एक तरीका है आप इस वाली साइड का हाइपोटेन्यूज से चेक कर रहे हैं। एक तरीका है कि आप सामने वाली साइड का हाइपोटेन्यूज से चेक कर रहे हैं। तो जब इतने सारे रेशियोज पॉसिबल हैं और उसके बाद भी चेक करते समय कौन ऊपर कौन नीचे, मतलब भैया कभी BC ऊपर होगा और कभी AC ऊपर होगा, और रेशियो में फर्क आ जाएगा, आएगा कि नहीं? उदाहरण के तौर पे 1:2 का रेशियो बन रहा है BC और AC का, पर जब आप उल्टा कर दोगे AC और BC का तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। तो अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं एंगल A के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चेक करना चाह रहा हूं, तब भी मेरे पास दो ऑप्शन उपलब्ध है। कौन सा? कि या तो सामने वाली साइड ऊपर या हाइपोटेन्यूज ऊपर, और अगर सामने वाली साइड ऊपर है तो हाइपोटेन्यूज नीचे, और अगर हाइपोटेन्यूज ऊपर है तो सामने वाली साइड नीचे। इसीलिए इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैथमेटिशियन ने रेशियो को नाम दे दिए। ठीक है, कि भैया आप नाम पढ़ के समझ जाओगे किसकी बात चल रही है। ठीक है, अगर मैं मुकेश बोलूंगा, आपके दिमाग में 10 मुकेश आएंगे। कौन सा वाला मुकेश? मेरे चाचा का लड़का मुकेश, अंबानी मुकेश, वो जो फिल्मों के पहले आता है थिएटर में वो वाला मुकेश, या फिर कोई और मुकेश कुमार जो एक बॉलर है इंडिया के उभरते हुए। इस तरीके कितने सारे लोग हैं, है कि नहीं? तो जब मैंने मुकेश अंबानी बोल दिया, आपको दिमाग में आ जाएगा वह व्यक्ति जो कि एक सबसे बड़ा, भारत में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। तो इसी तरीके से साइन ए जब मैं बोलूंगा तो दुनिया के हर व्यक्ति को एक ही चीज समझ में आएगी कि एंगल ए के नजरिए से देखना है, उसके ठीक सामने वाली साइड देखनी जिसको हम अपोजिट कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज को देखना है। तो पूरी दुनिया एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए जब भी हम साइन ए पूछेंगे तो एक ही रेशियो बताएगी कि भैया BC/AC। चाहे मैं भारत के बच्चे से पूछूं, चाहे केनिया के बच्चे से पूछूं, चाहे अमेरिका के बच्चे से पूछूं, चाहे मेक्सिको के बच्चे से पूछूं, चाहे यूरोप के बच्चे से पूछूं, हर व्यक्ति एक ही आंसर बताएगा। ये क्लियर है? क्या यूनिवर्सल हमारा मैथमेटिक्स हो गया। इसीलिए आपसे अगर कोई पूछे कि इतने सारे नाम क्यों हैं, क्योंकि हर नाम एक अलग रेशियो को बताता है। वहीं कोई बोलेगा नहीं मुझे हाइपोटेन्यूज ऊपर चाहिए और सामने वाली साइड नीचे चाहिए, मेरे लाल रेशियो है कोसेक ए, जो हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखता है और अपोजिट साइड को नीचे रखता है। क्लियर? ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये क्लियर हुआ? आपको पूरी कहानी समझ में आई कि कैसे जब साइड बढ़ती घटती है, एंगल बढ़ते घटते हैं तो साइड पे फर्क पड़ता है, इसीलिए हम एंगल और साइड के बीच का रेशियो पढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। तो साइन ए का जो हमारा रेशियो है वो बताता है कि अब जो ए के अपोजिट वाली साइड है और जो हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, वहीं कॉज ए बताएगा कि जो एडजेसेंट वाली साइड है और हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो क्या होगा। सर 6 रेशियो को,
क्योंकि हम किसी को भी मिस नहीं करना चाहते, सारे रेशियो शामिल होने चाहिए, ठीक है। इसी के बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि अच्छा सर अगर मुझे हाइपोटेन्यूज के अलावा का निकालना है, तो वो भी ऑप्शन है। tan a जो होगा वो अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो बताएगा, BC अपॉन AB। ऐसे cosec a जो होगा वो हाइपोटेन्यूज और अपोजिट का रेशियो बताता है। जो sec a होगा वो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट का रेशियो बताएगा। और जो cos लास्ट में जो जिसे हम कहते हैं cot a वो होगा एडजेसेंट और अपोजिट का रेशियो बताने वाला। और ये इकलौती रिश्तेदारी नहीं है, देखो यहां भी लिखा हुआ है, जो cosec होता है वो साइन का अपोजिट होता है, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट नहीं रेसिप्रोकल। शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें। जो सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, और जो कॉट होता है वो टैन का अपोजिट होता है। और ये सारे फिलहाल एंगल ए के उससे है। जब मैं एंगल चेंज कर दूंगा सी, तब कहानी अलग हो जाएगी, क्योंकि तब भी हमारा अपोजिट अलग हो जाएगा और एडजेसेंट अलग हो जाएगा। भाई ऐसा तो कर नहीं सकते ना जो ए के लिए वही सी के लिए अप्लाई होगा ना, क्योंकि दोनों की एंगल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। भले ही दोनों को जोड़ के 90 आएगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, लेकिन दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो दोनों के लिए रेशियोज भी अलग अलग होंगे। पर तब मैं जब लिखूंगा साइन सी, तो उस केस में मैं आपसे यह कहूंगा कि देखो एंगल सी के नजरिए से देखो, ठीक है सर, एंगल सी के नजरिए से तीन साइड है, अपोजिट है, एडजेसेंट है, हाइपोटेन्यूज है, किसका रेशियो देखना है, उसके लिए फिर शब्द साइन आता है। साइन का मतलब हो जाता है कि आपको बताना चाह रहे हैं कि भैया आपको अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो देखना है, लेकिन किसकी नजर से, एंगल सी की नजर से। ये अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपकी नैया पार। क्लियर हो गया जी सर। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अच्छा tan सी बता दो, तो भैया tan सी होगा कि एंगल सी के नजरिए से tan मुझे बता रहा है किस किस को चेक करना है, तो tan बता रहा है कि भैया आपको अपोजिट और एडजेसेंट को चेक करना है, लेकिन किसके अपोजिट, एंगल सी के अपोजिट और एंगल सी के एडजेसेंट। तो एंगल सी के अपोजिट है ए बी और एंगल सी के अपोजिट है बी सी, तो आपका रेशियो हो गया ए बी अपॉन बी सी। ये ए के नजरिए से बी सी अपॉन ए बी, सी के नजरिए से ए बी अपॉन बी सी। फर्क है भाई, पैंट ऊपर पहनना शर्ट नीचे पहनोगे अलग लगोगे, शर्ट ऊपर पहनोगे पैंट नीचे पहनोगे अलग लगोगे, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ जो हमने कहा था रेसिप्रोकल वाले रेशियोज, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट होता है साइन, कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक का अपोजिट होता है कॉस, टैन का अपोजिट होगा कॉट, कॉट का अपोजिट होगा टैन। ये कहां काम आते हैं अपोजिट्स? दो जगह पे। पहला, जब आपको किसी ट्राइंगल में तीनों साइड दे दी जाएंगी या कोई दो दे दी जाएंगी, तीसरी निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, वो भी ध्यान रखना, पाइथागोरस भी काफी लगती है यहाँ पे, और आपको वैल्यूज निकालनी है अलग अलग रेशियो की अलग अलग एंगल्स के लिए। दूसरा, जब आप इस चैप्टर के अंत में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां आइडेंटिटीज लगती हैं, वहां भी इनका काफी अच्छा उपयोग रहता है। ये क्लियर है जी सर। इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, कहीं पे लिख लेंगे कौन किसका कैसा रिश्ता रखता है। अब यहां देखो, टैन और कॉट एक और तरीके से जस्टिफाई किए जाते हैं, एंड वहां पे ये होता है कि भैया टैन होता है साइन ए अपॉन कॉज ए और कॉज ए अपॉन साइन ए। ये मैथ्स की सुंदरता है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई एक रास्ता निश्चित नहीं है, 50 रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते को यूज करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपको वैल्यूज नहीं दी है, साइन ए और कॉज ए दिया है, आप उनको डायरेक्टली डिवाइड करके टैन की वैल्यू बता सकते हैं। है अच्छी बात? बिल्कुल सर। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके पीछे गणित भी बहुत सिंपल है कि टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉज होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसल, कुल मिला के जवाब आया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज इक्वल टू टैन थीटा। बात बराबर ही है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन सवाल में क्या दिया है, हमसे क्या पूछा है, क्या वैल्यूज गिवन है, हम अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको जी। अब यूं तो आगे बढ़े यदि हम, तो हमारे पास बहुत सारे एंगल्स हैं इस संसार में, ठीक है। फ्रॉम 0 to 90 आपके पास इतने सारे एंगल्स हैं कि लिखते लिखते थक जाओगे। पर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए मैथमेटिशियन ने बहुत मेहनत करके आपके लिए रेशियोज पहले से निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको आप वरदान कहो या अभिश्राप कि भैया आपको ये सारी वैल्यूज
पता है और आपको याद भी करनी है। वरदान इसलिए कि भैया कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आपको वैल्यूज पता है तो आप सीधे आंसर बता सकते हो। अभिश्राप इसलिए कि भैया ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इसको याद करने के बहुत सारे पैटर्न हैं। मैं आपको मेरा पैटर्न बताता हूं जो मैंने अप्लाई किया था जब मैं 10वीं में था। मुझे भी मेरे गुरुजी ने सिखाया था कि भैया बेटा साइन की जो वैल्यूज हैं वो याद कर लो, बाकी पूरा टेबल आप साइन की वैल्यूज की मदद से बना सकते हो। तो मैंने याद किया साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। एक दिन एक बार पढ़ा नहीं याद हुआ, दूसरे दिन 5 बार पढ़ा थोड़ा थोड़ा याद हुआ, 10वें दिन 10 बार पढ़ा पूरा परफेक्ट याद हो गया। मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपने गुरुजी के पास गया कि मेरे को साइन वाली सारी वैल्यूज याद हो गई, या मुझे आगे का सिखा दो। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक वादा करो, साइन की सारी वैल्यूज रोज रिवाइज करोगे, मैं पूरी ट्रिक सिखा दूंगा, आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने वादा दे दिया। पर अब मैंने उनको वादा दिया था तो अब मैं आपसे ले भी रहा हूं, आप भी प्रॉमिस करें कि साइन की वैल्यूज एटलीस्ट रोज रिवाइज करोगे। बाकी सारी वैल्यूज की जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सारी की ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है सर, तो रिवाइज करो एक बार। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब जो कॉज होता है वो साइन का अपोजिट होता है, मतलब एक तरीके से दोनों साथ में रहते हैं पर दुश्मनी भी है। तो यहां पे क्या करता है, कॉज साइन की नकल करता है लेकिन थोड़ी सी उल्टी कर देता है। कैसे भाई, यहां 0 से लेकर 1 तक का सफर तय हुआ, यहां 1 से लेकर 0 तक जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जहां साइन 90 था 1, कॉज 0 हो जाता है 1। साइन 60 √3/2, कॉज 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 cos 45 1/√2, साइन 30 है 1/2 तो cos 60 1/2, और साइन 0 है 0 तो यहां साइन cos 90 है 0। तो वैल्यूज कैसी चल रही हैं, उल्टी चल रही हैं। यहां बढ़ते क्रम में लिखी है आपने, cos के लिए आप उसको घटते क्रम में लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं, आप अपने नोटबुक में जो एग्जाम की आंसर शीट होगी वहां पे साइड में ये वैल्यूज लिख लोगे, उसके ठीक नीचे आपके पास कॉज की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि आपको ठीक अपोजिट करना है। ठीक है, उल्टा लिखना है। इसके बाद टैन के लिए क्या होता है, तो हमने अभी पढ़ा साइन और कॉस को डिवाइड करने पे भी टैन मिलता है, तो यहां भी डिवीजन होगा। 0 डिवाइड बाय 1 करने पे 0, 1/2 और √3/2 को जब आप डिवाइड करोगे दोनों का डिनोमिनेटर कैंसल, 1/√3। यहां पे 1/√2 1/√2 पूरा पूरा कैंसल, आंसर 1। √3/2 1/2 को कैंसिल करोगे तो नीचे का 2 कैंसिल, केवल √3 बचेगा। और लास्ट में 1 डिवाइड बाय 0 जिसको हम इंफिनिटी भी कहते हैं या नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। और अगर साइन कॉस टैन आपको मिल गया, फिर बाकी की 3 वैल्यूज तो आपके लिए केक ते वॉक है। कैसे सर, ऐसे कि कॉजेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल और अपोजिट में फर्क होता है, देखना मैंने दोनों शब्दों का चयन किया है। रेसिप्रोकल मतलब मैथमेटिकली एग्जैक्टली उल्टा। तो यहां 0 है, इसका उल्टा करोगे 1/0 आएगा, उसे आप कहोगे नॉट डिफाइंड। यहां 1/2 है, उल्टा करोगे 2/1। यहां 1/√2 है, उल्टा करोगे √2। यहां √3/2 है, उल्टा करोगे 2/√3। यहां 1 है, उसका रेसिप्रोकल करोगे 1/1 तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आपको कॉजेक से कॉजेक की वैल्यू के लिए आपके पास साइन की वैल्यू पहले से है, आप उसको यूज कर सकते। अब सेक निकालने के 2 तरीके। पहला, यदि आपको कॉज याद है तो रेसिप्रोकल कर दो। दूसरा, यदि कॉज और साइन एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो कॉजेक और सेक जो कि उनके रेसिप्रोकल हैं वो भी तो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। तो यहां पैटर्न देखो, पहले मैं कॉज से बताता हूं। तो 1 डिवाइड बाय 1 इज 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और यहां 0/1 था, या हम ऐसे कह सकते हैं 0 बाय समथिंग था, रेसिप्रोकल करोगे 1/0, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। दूसरा तरीका, कॉजेक का मैंने कहा उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो यहां देखो, ये 1 यहां पे है 90 पे, तो ये 0 पे आ गया। यहां 60 पे 2/3 है, 2/√3 है, तो यहां 30 पे आ गया। 45 पे दोनों बराबर हैं, यहां 30 पे 2 है तो यहां 60 पे 2 आ गया, अपोजिट चलते हुए। यहां 0 पे नॉट डिफाइंड था तो यहां 90 पे आ गया। ठीक है, ये दोनों पैटर्न है। कॉट जो है वो टैन के साथ दोस्ती जारी रखता है, उसका अपोजिट भी वही है, साथ में भी वही है, रेसिप्रोकल भी वही है। तो टैन और कॉट में क्या चलता है, वैल्यूज आप देखोगे यहां पे 2 तरीके, या तो इन सब का रेसिप्रोकल कर दो या उल्टा चला दो, बात वही बनेगी। 0 का रेसिप्रोकल 1/0, ये ध्यान रखना, तो नॉट डिफाइंड।
1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0/1 विच इज 0। या आप ऐसे देखेंगे तो वैल्यूज उल्टी चल रही हैं, जहां पर ये जनाब 0 से शुरू कर रहे हैं या ये जनाब खत्म कर रहे हैं नॉट डिफाइंड पे, तो ये शुरू हो रहे हैं नॉट डिफाइंड पे। फिर इनका √3 है तो यहां पे √3 अपोजिट, इधर 1 इधर 1, इधर पे 1/√3 इधर पे 1/√3, फिर यहां पे 0 है तो ये लास्ट में जा रहा है 0, एंटायरली अपोजिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जी सर, वैल्यूज अब ऐसे याद हो जाएंगी। जी सर, बशर्ते वादा निभाओगे कि साइन की सारी वैल्यूज एटलीस्ट याद करोगे, भले ही बाकी 5 न करो, बाकी 5 खुद से एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो एक टॉपिक है उसमें एक तो आपको है 90 - थीटा वाला कॉन्सेप्ट, जो कि आपके सिलेबस के बाहर है। ठीक है, पर उसको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग से पढ़ सकते हैं, पर फिलहाल बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से वो सिलेबस के बाहर है। तो आपका अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले तो तीनों आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें से जो सबसे पहली वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम में से लगभग सभी को याद है। इनफैक्ट आज से 20 साल बाद भी यदि कोई पूछेगा कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता दो, तो पहली वाली तो हर कोई बता देगा। समस्या आती है सर बाकी दोनों को याद करने में। ठीक है, तो देखो बाकी दोनों को याद करने की मैं एक ट्रिक सिखाता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि भैया जब साइन कॉस साथ में आ गए एक बार, तो अब उनका कोई भी रिश्तेदार साथ में नहीं आएगा। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेक और कॉजेक अलग अलग चलते हैं, मतलब सेक और कॉजेक की एक आइडेंटिटी नहीं है। वरना कई लोग यहां से क्या धारणा बना लेते हैं कि सर साइन कॉज है तो मतलब सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा ना, सेक और कॉजेक की अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग के साथ। दूसरी चीज जो आपको यहां पे याद कर सकती है कि अगर आपने एबीसीडी पढ़ी है तो भैया PQRST सदैव S और T साथ में रहते हैं। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो सेक और टैन साथ में रहेंगे एज फार एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर कंसर्न्ड। तो वहीं से आपको याद आएगा कि भैया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब सर ठीक है, आपने ये बोल दिया सेक और टैन साथ में रहेंगे, पर किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस वो कैसे याद रखें? तो देखो दुनिया के सबसे शरीफ लोगों में से कौन आते हैं? टैन और कॉट, ये हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, वो ज्यादा बहसबाजी नहीं करते, उनकी वैल्यूज भी आसान है याद करने को। तो यहां पे भी उनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है, टैन स्क्वायर प्लस 1, और अगर आप कॉट के साथ देखोगे तो उसके साथ भी प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे आपको ये याद हो जाएगा कि सेक और टैन साथ में चलेंगे, टैन के साथ प्लस 1 चलेगा, तब वो जाके सेक के बराबर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आपको एक याद होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी ओर अब टैन और सेक दोनों हो गए। ठीक है, बचा क्या? तो सर सेक और कॉजेक साथ में नहीं जाते, तो बचा कॉजेक स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आपने कहा कि भैया टैन और कॉट शरीफ हैं, दोनों के साथ प्लस 1 रहेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखना चाहते हैं कि सर हमें तो वो माइनस वाला वर्जन चाहिए। तो यहां देखो, जैसा कि मैंने कहा एस और टी साथ में रहेंगे, और क्योंकि एस पहले है टी बाद में, तो माइनस करते समय भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो टैन को वहां भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको दो याद हो गई, तीसरी बची कॉजेक और कॉट। तो भैया कॉजेक स्क्वायर थीटा, तो कॉजेक की स्पेलिंग बड़ी है, ज्यादा अल्फाबेट है उसमें, तो भैया वो बड़ी वैल्यू हो गई, इसलिए कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद करने के 50 तरीके मैंने अपने बता दिए, आपके पास इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं, आपको जो ठीक लगे उसको यूज करें। ठीक है, अब यहां देखो टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, कॉजेक कॉट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां देखो सारी आइडेंटिटीज याद हो गई। एक और तरीका जो लोग यूज करते हैं वो ये है कि सर हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा वाली याद रखते हैं, और बाकी दोनों आइडेंटिटीज निकालने के लिए एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं सबको, और एक बार डिवाइड कर देते हैं कॉज स्क्वायर से। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है याद करने का। साइन से साइन डिवाइड 1, कॉज बाय साइन हो जाएगा कॉट, और 1 बाय साइन हो जाएगा कॉजेक, तीसरी वाली आइडेंटिटी। अब जब आप इसको किससे डिवाइड करोगे? कॉज से डिवाइड करोगे, तब मामला अलग हो जाएगा। तब आप कहोगे कि भैया क्या लिखा था आपने, साइन और कॉज है ना, डिवाइड बाय
किससे बोला आपने सर कॉस से करेंगे अब की बात, तो ठीक है, तो ये साइन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर, क्योंकि सबको एक ही से डिवाइड कर रहे हैं तो मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। साइन बाय कॉस tan स्क्वायर, कॉस कॉस बाय कॉस 1 बाय कॉस सेक, ये लो आपकी दूसरी आइडेंटिटी गर्मा गर्म तैयार। अब मैंने आपको इतने तरीके बता दिए याद करने के, आपको जो ठीक लगे उसको याद कीजिए, बस इनको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ टिप्स, कोशिश करें कि जितने अलग अलग आपको दिख रहे हैं रेशियोज उनको कम करके 1 या 2 के रूप में लाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेक दिख रहा है, टैन दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, कॉसेक दिख रहा है, सबको साइन कॉस में चेंज करके 2 में ले आओ, क्योंकि साइन कॉस की आइडेंटिटी भी आपको याद है तो आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि हर बार एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस तक लेके आओ, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो और आप किसी कॉमन नतीजे पे पहुंच जाओ। इस बात के लिए भी अपने दिमाग को ओपन रखना कि हो सकता है मैं मेरे आरएचएस को थोड़ा सॉल्व करूं तो मुझे समझ में आए कि मेरी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद आइडेंटिटी जितनी यूज हो सके उतनी ही करनी है, हर जगह पे आइडेंटिटी नहीं लगा देनी कि सर पता है तो लगा देते हैं, उससे आपका जवाब गलत भी हो सकता है, ठीक है। कई बार आप ओवर भी कर सकते हैं कि आपको जरूरत नहीं थी फिर भी आपने लगा दी, फिर आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। ये क्लियर है जी सर। बाकी तो इसमें देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी सॉल्व करने को मिलेगी, तो फिर आपका दिमाग खुलेगा, सवाल आपको दिखेंगे और आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या अप्रोच लगानी है और किस चीज को नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे एक दवाई हर बीमारी का इलाज नहीं होती, वन मेडिसिन डजंट फिट फॉर ऑल, ठीक उसी तरीके से वन ट्रिक डजंट फिट फॉर ऑल क्वेश्चन, सारे सवालों के लिए एक ही ट्रिक नहीं है, कुछ में कुछ लगेगी, किसी में कोई और लगेगी, किसी में कोई और लगेगी। वो तो ट्रिक का संसार तो भैया ऐसा है, खुला समंदर है, सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आ गए हैं सेशन के एंड की तरफ। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट और ऐप के माध्यम से आप हमारी बुक्स और ई बुक्स को भी प्रोक्योर कर सकते हैं, साथ ही हमारे टीचर्स के बनाए हुए नोट्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। हमें और ज़्यादा फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स भी हैं, उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे फन लर्न कंटेंट देखने को मिलते हैं। जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे, फिर हमने हिंदी मीडियम पढ़ाना शुरू किया, अलग अलग स्टेट के बोर्ड कवर करना शुरू किए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हमने पढ़ाए। आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, ये हमेशा से हमारा प्रयास रहा है। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।